नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त हों। साथ ही बहुत अच्छे से अपने यूपीएसआई की तैयारी को लग रहे होंगे और अपने टारगेट को डेली बाय डेली भी अचीव कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना मॉक टेस्ट नंबर 9। आप सभी लोग जानते हैं हमने 8 मॉक टेस्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 8 यानी कि 8 गुणा 40 320 वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो आपके मॉक टेस्ट के थ्रू आपके वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके वेरियस ईयर में पूछे गए हैं, सॉरी, अलग अलग सन में पूछे गए हैं। हम मोस्टली टारगेट करके चल रहे हैं इन मॉक टेस्ट में कि हम सबसे पहले जो हार्डेस्ट पार्ट है, जो बताया जाता है कि 2017 में सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन आए थे, उसका लेवल कुछ अच्छा था, तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। मतलब जो अभी हम शुरुआत से चल रहे हैं वो 2017 के मॉक टेस्ट के थ्रू चल रहे हैं। उनके उस पे बेस्ड क्वेश्चन के हम मॉक टेस्ट बना रहे हैं और उनको सोल्व कर रहे हैं। फिर तो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। साथ ही बहुत अच्छे से अपनी यूपीएसआई की तैयारी को कर रहे होंगे और अपने डेली बाय डेली टारगेट भी पूरे कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो के हम मॉक टेस्ट नंबर 9 अपना करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमने अपने 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये मॉक टेस्ट नंबर 9 है हमारा। इसी सीरीज में आप सभी लोग जानते हैं शुरू के 3 दिन हम अपना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं और बाद के 3 दिन हमारे मॉक टेस्ट चलते हैं। तो आज ये मॉक टेस्ट नंबर हमारा थर्ड रहने वाला है और सॉरी, आज ये मॉक टेस्ट नंबर हमारा 9 रहने वाला है और इस वीक का सेकंड मॉक टेस्ट रहने वाला है। ये जो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये अभी हमारा जो मेन फोकस है वो आपको बताया गया है कि 2017 के आपको बताया गया है कि 2017 का जो एग्ज़ाम है, जो 2017 का यूपीएसआई के एग्ज़ाम का लेवल है, वो कुछ अच्छा माना जाता है। यानी कि वो 2011 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा माना जाता है। तो अभी हमारा टारगेट है, प्राइम टारगेट हमारा ये है कि हम 2017 के जो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, जो भी मॉक टेस्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, उन सबको कर लें। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही 2017 का हमारा ये कंटेंट पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम 21 पे आएंगे और इसी तरीके से अपना पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम आएगा, तब तक हम लगभग लगभग काफ़ी सारे मॉक टेस्ट कर चुके होंगे। तो स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में और आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और मॉक टेस्ट नंबर 9 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट है कि हम मॉक टेस्ट में तो 40 में से 40 लाए हैं, लेकिन साथ के साथ हम जो मेन एग्ज़ाम में हमारे 40 में से 40 का टारगेट हमारा है। यानी हम मेन एग्ज़ाम में अपने 100/100 नंबर का टारगेट लेके चल रहे हैं। इसके थ्रू हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो प्रिपरेशन है, वो 2 तरीके से कराई जा रही है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। अगर आप लोगों ने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने कोई टॉपिक, आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक मेरा अच्छा नहीं है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का शॉर्ट मेथड मुझे मिल जाए, उस प्रीवियस ईयर मेरे को सॉल्यूशन मिल जाए, तो थोड़ा सा मैं समझ पाऊंगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ पे 2 प्लेलिस्ट आपकी, हालांकि 4 प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन 2 मेन प्लेलिस्ट हैं आपकी। वो मेन प्लेलिस्ट है आपकी, एक तो पीवाईक्यू सीरीज जो आपकी चल रही है और साथ में एक मॉक टेस्ट जो आपका चल रहा है। तो आप उन दोनों प्लेलिस्ट में से आपकी इच्छा जिस टॉपिक को पढ़ने की है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहाँ पे आपका परसेंटेज हो गया है और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, डिस्काउंट हो गया है और आपका एसआई हो गया है, सीआई हो गया। अभी हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अभी हमारी एक क्लास हुई है और मंडे को हमारी उसकी सेकेंड क्लास होगी।
तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने इस मॉक टेस्ट की, और इसमें 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने जीवन में तरक्की करें। आप सभी लोग जिस लक्ष्य को पाने की होड़ में लगे हुए हैं, आप सभी लोग उस लक्ष्य को पाएं और अपने संबंधियों को, अपने माता पिता को खुश करें, प्राउड फील कराएं। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अपने मॉक टेस्ट नंबर 9 की। तो मॉक टेस्ट नंबर 9 की हम बात करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, पहले पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद जो उसमें शॉर्ट अप्रोच लग सकती है उससे हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सी एक काम को पूरे करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है। एक बात तो ये इसने बोली कि बी से 2 गुना समय लेता है। ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है, ये बात भी ठीक है। ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं और ए काम को पूरा होने के 6 दिन पहले, ये ध्यान रखना है 6 दिन पहले की बात हो रही है, 6 दिन पहले छोड़ देता है, और बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। सी एक्स दिनों के लिए काम करता है। यदि बी अकेले किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, बस हमें ये लाइन मिल गई और इस लाइन से हम सारा उसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो, आपको बताया गया है इसमें कि बी किसी काम को, आपको इसमें बताया गया है दोस्तों कि बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब पहली लाइन में बोला गया है कि सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है, यानी कि अगर ये 16 दिनों में पूरा कर सकता है तो सी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, आप बोलोगे 32 दिन में पूरा कर देगा भैया। लेकिन साथ के साथ हमें एक चीज और बताई गई है कि ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है, यानी कि सी से 3 गुना समय लेता है, तो ए उस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा, आप मुझे बताओगे। अब 32 का 3 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 96 हो जाएगा भैया। यानी हमारे पास इंडिविजुअल काम करने का उनका दिन आ गए कि कौन कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। अब आप इसको क्या करोगे, बस आप इसको एलसीएम लेंगे, 96 एलसीएम ले लीजिए, ये 1 आ जाएगा, ये 16 छंग 96 आ जाएगा, और 32 थी आपके पास, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। आपको बात समझ में आ गई। अब एक चीज आपको ध्यान से समझनी है जो इसमें बताई गई है क्वेश्चन में, वो बताई गई है कि एक काम पूरा करने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। आप मुझे बताओ, अगर ए 6 दिन तक और काम करता तो काम पूरा हो जाता। यानी अगर मैं दोस्तों ए का 6 दिन का काम और ऐड कर देता हूँ, यानी ए गुणा 6 में कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा मेरा, 6 दिन आ जाएगा। 6 गुणा 1 है क्योंकि इसकी क्षमता, तो 6 काम और जुड़ जाएगा इसमें। यानी अगर मैं ए को कंप्लीट तक काम कराऊं, जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तो उसका 6 दिन का काम और जुड़ जाता है, तो इसमें 6 दिन का काम और जोड़ देंगे। उसके बाद बी काम पूरा करने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो अगर बी 3 दिन पहले छोड़ देता है तो मैं कहता हूं कि बी को भी 3 दिन तक काम कराओ। अगर बी को मैं 3 दिन तक काम कराऊंगा तो बी कितना एक्स्ट्रा काम करेगा, आप मुझे बताओ। बी अगर 3 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा, आप बोलोगे भैया 6 उसकी क्षमता है और 3 दिन तक काम करेगा, यानी कि 18 काम एक्स्ट्रा करेगा। कितना काम एक्स्ट्रा करेगा, 18 काम एक्स्ट्रा करेगा। तो मैं इस एक्स्ट्रा काम को यहाँ पे जोड़ देता हूँ। अब जब मैं पूरे काम को जोड़ूंगा दोस्तों तो मेरे पास 120 काम आएगा, यानी कि टोटल जो मेरा काम है वो 120 है। और मुझे बताना है कि सारे लोग उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 120 काम है और टोटल लोग कितने हैं, आप बोलोगे टोटल क्षमता कितनी है, 10 है, तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, आप बोलोगे भैया 12 दिन में पूरा कर देंगे। यानी डी ऑप्शन इसका आंसर सही है। एक चीज आपको यहाँ से सीखने वाली है, सीखने वाली ये बात है कि अगर हमें ये बोला जाए कि ए किसी काम को 6 दिन पहले छोड़ देता है, बी किसी काम को 3 दिन पहले छोड़ देता है, यानी छोड़ने की अगर बात हो तो हम क्या काम करेंगे, हम एक काम करते हैं उसमें कि जो आदमी काम को छोड़ रहा है उस आदमी से उतने ही क्षमता से वही काम दोबारा कराएंगे, मतलब वही काम कराएंगे। जैसे ए ने 6 दिन पहले काम छोड़ा था तो हमने ए को 6 दिन तक काम कराया, तो उसका जो काम निकल के आएगा, जैसे 6 दिन तक उसने काम करा उसका 6 काम निकल के आएगा, उस काम को हम टोटल काम में जोड़ देंगे। अब उसी काम को टोटल काम में जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसको हम पूरे को टोटल काम मान लेंगे। इतनी बात आपको यहाँ से समझनी थी। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बहुत शॉर्ट अप्रोच से चलेंगे, बहुत ही शॉर्ट अप्रोच से। मैं आपको उस तरीके से ही बताऊंगा जहां आप ऑप्शन देख के ही आंसर लगा सकते हो, मैं उस तरीके से ही बताऊंगा जहां आप बेसिक से जा सकते हो, मैं वो तरीका भी बताऊंगा जहां आप केवल और केवल मल्टीप्लाइकेशन करके ही आंसर लेके आ सकते हो। हर संभव प्रयास मैं करूंगा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, हर संभव प्रयास मैं करूंगा आपके पेपर में सोल्व करने के टाइमिंग को घटाने के लिए। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहें, मुझसे जुड़े रहें। ये क्लासेस तब तक चलती रहेंगी जब तक आपके कंधों पे 2 स्टार 4 स्टार सॉरी, 2 इधर 2 इधर 4 स्टार नहीं लग जाते। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो आ, ये है हमारे पास 9,999 की मल्टीप्लाई हमें 19 से करनी है, 1,111 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 101 से 111 से, और 777 की मल्टीप्लाई हमें 7 से करनी है, और आंसर बताना हमें क्या होगा। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मुझे एक बात बताइए आप लोगों, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 10,000 में से एक माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 9,999 बचेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 19 से करूंगा, ठीक है, साथ के साथ दूसरी बात मेरे को बताओ आप, अगर मैं प्लस करता हूं और इसको लेता हूं मैं 1100 और प्लस 11 लेता हूं और उसकी मल्टीप्लाई फिर मैं 111 से करता हूं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि संख्या तो वही है। अगर मैं इसको 700 लेता हूं और उसकी मल्टीप्लाई किससे करता हूं, फिर 7 से करता हूं, तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। मैंने बस इनको एक सिंपली वे में लिखने की कोशिश की है और कुछ इसमें करने की कोशिश नहीं की। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो आप लोग पाओगे कि ये आएगा आपके पास 19,000। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 19,000। इतनी बात आपको समझ में आ गई। माइनस के 19 आपका इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि 19 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 19 आएगा। प्लस जब आप 111 की मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो कितना आएगा, देखो 11 कम 11 और 11 11 होते हैं 121, और एक कितना हो जाएगा 122, इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, और साथ के साथ जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1221 आएगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। 7 की मल्टीप्लाई मैं इसमें करता हूं तो 7 7 49 आ जाएगा, और साथ के साथ आपका इसके डबल डबल 7 की जब इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 7 49, और 7 7 49 और 4 कितने होते हैं 53 हो जाएगा। बस आपको ये संख्या सोल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताओ ये 19 है, और इस वाली संख्या में से अगर मैं माइनस करूंगा तो 520 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा मेरे पास 19,000, ये हो जाएगा मेरे पास 1,20,22,100, ये हो जाएगा मेरे पास 1221, प्लस ये हो जाएगा 4900, और साथ के साथ ये हो जाएगा हमारे पास 520। ठीक है, अब आप इन सबको जब ऐड करोगे तो देखो पाओगे कितना हो जाएगा, 0 1 1 आपके पास आएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 आपके पास आएगा, यानी कि बाद की दो संख्या होनी चाहिए 41। तो बाद की दो संख्या 41 केवल और केवल एक ही आंसर में है, वो है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 3,18,741 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास डीआई का है, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, इसके निर्देश पढ़ो पहले क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह तालिका विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या और उनके संबंधित कंपनियों में काम कर रहे महिला कर्मचारियों की प्रतिशत को दर्शाता है। इसमें साफ साफ भी दिया गया है, एक कंपनी, ये हमारे पास 5 कंपनी है, उसमें कुल लोग इस तरीके से हैं और परसेंटेज ऑफ वुमेन इतना है। इसमें बोला गया है दोस्तों, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कंपनी सी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारी की संख्या, पुरुष कर्मचारी की संख्या, कंपनी सी की बात हो रही है, और कंपनी बी में काम कर रहे महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर बताना। कंपनी बी में, ये कंपनी बी है, इसमें महिला कर्मचारी कितनी हो जाएगी, आप मुझे बताइए। देखो बहुत आसानी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी में 1800 लोग हैं और 50% महिला है, तो मुझे बताइए कंपनी बी में वुमेन कितनी हो जाएगी। कंपनी बी में वुमेन कितनी हो जाएगी, वुमेन तो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 900 हो जाएगी। बात एकदम समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात क्या बोली है कि कंपनी सी में पुरुषों की संख्या,
आप मुझे बताइए, जो कंपनी में पुरुष और महिला होंगे वो अपने आप में 100% होंगे, उसमें से महिलाएं 48% है, तो पुरुष जो बचेंगे वो कितने बचेंगे? आप ये बोलोगे भैया वो बचेंगे 52%। यानी 52% जो मेल होंगे आपके पास, जो मेल होंगे, मेल यानी कि आपके पास जो मेल होंगे वो कितने हो जाएंगे? 52% कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया ये हो जाएंगे मेरे पास 1040। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। बस आपको करना क्या है, आप इन दोनों का अंतर निकालना है, आपको इन दोनों का अंतर निकालना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इन दोनों का अंतर क्या होगा। आप बोलोगे भैया 140 इनका अंतर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया गया था हमने कुछ नहीं करा, बस उस तरीके से करने की कोशिश की और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं जो इसी से ही संबंध है, क्योंकि डीआई के 3 क्वेश्चन आते हैं। मैंने जब भी देखे हैं 2017 के पेपर में डीआई के 3 क्वेश्चन ही देखे हैं। ठीक है, कंपनी डी में महिला कर्मचारी की संख्या, कंपनी डी की बात हो रही, महिला कर्मचारियों की बात हो रही। कंपनी ए में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा? की संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि महिलाओं की संख्या कंपनी ए में पुरुष की संख्या का कितने प्रतिशत है, ये हमें बताना। तो आएंगे क्वेश्चन पे समझेंगे। देखो, कंपनी डी की बात हो रही है, किस कंपनी की बात हो रही है? कंपनी डी की बात हो रही है। और इस कंपनी डी में कितने टोटल लोग हैं? 1400 लोग हैं। और इसमें महिलाएं कितनी हैं? आप बोलोगे महिलाएं हैं 40%। अब दोस्तों इसमें हमें बोला क्या गया है? इसमें बोला गया है कंपनी डी में महिलाओं की संख्या। तो आप मुझे बताओ, कंपनी डी में 1400, केवल 1400 लोग हैं, उसमें से महिलाएं कितनी हैं? 4% हैं। तो मैं वीमेन बराबर लिख दूंगा कितना? 40% बटे 100, तो कितना आ जाएगा? 14 चौका 56 आ जाएगा, यानी कि 560 आ जाएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। 560 आ जाएंगी, 560 महिलाएं हो जाएंगी। और कंपनी ए में पुरुषों की संख्या, कंपनी ए की बात करते हैं दोस्तों, कंपनी ए की। कंपनी ए में टोटल लोग कितने हैं? आराम से, कंपनी ए में टोटल लोग कितने हैं? कंपनी ए में टोटल लोग हैं 2600, और उसमें पुरुष कितने हो जाएंगे? क्योंकि 45% महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 55% पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं 55% पुरुष हो जाएंगे। तो कंपनी ए में 55% पुरुष हो जाएंगे, यानी कि कंपनी ए की हम बात करते हैं, मेल लोगों की बात करते हैं। ये कंपनी डी की बात हो गई, और ये कंपनी ए की बात हमारी यहाँ हो रही, कंपनी ए की बात। तो महिलाओं की संख्या आपको पता है कंपनी डी में 560 है, और पुरुषों की संख्या कंपनी ए में, क्योंकि कंपनी ए में टोटल लोग कितने हैं? 2600 हैं, और उसमें हम 55% क्या है? 55% कौन है? 55% है हमारे पास दोस्तों, 55% है हमारे पास मेल। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो आप बोलोगे कि भैया, आप बोलोगे ये जो टोटल लोग हैं हमारे पास वो कितने हो जाएंगे? टोटल पुरुष कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया ये हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास 1430। अब इसमें बताया गया है कि इन महिलाओं का प्रतिशत बताना कितना होगा। तो आसान प्रश्न है, बोलो आसान प्रश्न है। बटे कितना हो जाएगा? 1430, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप जब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहोगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा लगभग लगभग 39%। यानी कि लगभग लगभग 39.14%, 16% आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी सी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आ गई आपको बात समझ में? आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है उस पर हम बात करते हैं दोस्तों। देखो, इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, यदि कंपनी ई की कुल कर्मचारियों से 20% छोड़ देते हैं, कंपनी ए में कंपनी ई में जो कुल कर्मचारी हैं वो है 1500। आप सभी लोग देखोगे तो 1500 आप पाओगे कि उसमें कर्मचारी कितने हैं? आप बोलोगे भैया 1500 कर्मचारी हैं। 1500 कर्मचारियों में से आप बोलोगे कि भैया 20% लोग छोड़ देते हैं। अगर 20% लोग छोड़ देते हैं तो 80% लोग बचे। तो मुझे बताओ 15 अट्ठे 120 होते हैं, यानी कि 1200 लोग बचे होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी हम बोलेंगे कि 1200 लोग उस कंपनी में बचे। कंपनी ए में, अब कंपनी ई में जो अब लोग बचे वो 1200 लोग बचे। तो कंपनी ई में काम कर रहे पुरुषों कर्मचारियों की संख्या की तुलना में कंपनी सी में काम कर रही महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? ओके, अब कर्मचारियों की संख्या कितनी है आप मुझे बताओगे कि जो ई कंपनी है उसमें जो पुरुषों की संख्या है, इसमें पुरुषों की बताया ना। देखो, कंपनी ई में महिलाओं का प्रतिशत 55 है, तो पुरुषों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा। अब इस 45% को आप निकाल देंगे, तो 45% को जब आप निकालोगे तो कंपनी ई में पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 12 पंजे 60 हो जाएंगे, और 12 चौका कितने हो जाएंगे? 12 पंजे 60, और 12 चौक 48, और 6 हो जाएंगे दोस्तों 54, यानी कि 540 लोग उसमें हो जाएंगे।
कंपनी ई में पुरुष हो जाएंगे 540। अब बोला गया है कि कंपनी सी में काम कर रहे महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। ये तो कंपनी ई की बात थी, कंपनी सी की हम बात करते हैं महिलाओं की संख्या। तो कंपनी सी में अभी हमने देखा था कि टोटल लोग थे 2000। अब उसमें महिलाएं कितनी थी, महिलाएं थी 48%। अब महिलाएं अगर 48% थी तो कितना बचा, आप मुझे बताओगे कितना बचा, आप बोलोगे भैया 9660 बचा। अब इसका क्या निकालना है दोस्तों, इसका निकालना है हमें रेशियो। किसका रेशियो निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। और साथ में याद रखना है यह मानते हुए कि कुल कर्मचारियों में से 20% के छोड़े देने के बाद भी पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो समान है। यानी कि कंपनी ई की बात हो रही है कि जो पुरुष और महिलाओं का जो रेशियो है वो समान रहेगा। तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास इतना, और रेशियो हो जाएगा आपके पास इतना। तो जो आपके पास आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो आंसर निकल के आएगा आपके पास, आंसर निकल के आपके पास आएगा कितना। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा। इसमें पूछा क्या गया है, महिलाओं का, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात पूछा गया है ना। इसमें पूछा गया है पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, तो इसका आपका अनुपात हो जाएगा दोस्तों। देखो 10 से 10 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपके पास कितना, 6 से कट जाएगा कितने बार, 9 बार, और 6 से ये कट जाएगा 16 बार। यानी कि 9:16 या 16:9 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी आंसर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, 6 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है उस पर हम बात करते हैं। देखो इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ है और मैं उसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, माफी चाहूंगा दोस्तों। ये जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास है 11/15। ये हमारे पास है 11/15, यानी हम किसको कह सकते हैं, 11/15 हमारे पास है, और ये गुणा है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करने के बाद बताना है क्या आंसर होगा। देखो 90 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, लिखने की कोई बात ही नहीं है। आप समझो, अगर मैं 15 की देखो 15 की डिवाइड, ये बटे में है 15, तो 15 इससे कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई जब मैं 9 से करूंगा तो 27 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 270 मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा, और माइनस के 980 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। आप मुझे बताओ, जब 42 की मल्टीप्लाई हम 48 से करेंगे तो कितना आएगा। आप बोलोगे 2016 आएगा। इसको आप सोल्व कर लो, ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो। 0 और 11 सत्ते 77 का हो जाएगा 7, और 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 22 और 7 होते हैं 29, ये आ जाएगा। और माइनस कर देंगे 980, और प्लस कर देंगे 2016। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ आप पाओगे कि आपके पास जो ये आंसर आया, ये आएगा 1990, और प्लस हो जाएगा दोस्तों 2016। तो 1990 और 2016 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो बनेगा वो बनेगा 4006 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4006 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4006 सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूं 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है, देखो 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई है, कि आयु का अनुपात निम्नलिखित दिया गया है। ए अनुपात ई जो है 1:2 है, बी अनुपात सी दिया हुआ है दोस्तों 4:3, ई अनुपात बी दिया हुआ है 1:2, सी की आयु डी की आयु का 60% है, और डी की आयु, सी और डी की आयु का योग 120 है। तो सबसे कम उम्र का हमें व्यक्ति बताना है, कौन सा होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें दिया गया है दोस्तों ए अनुपात ई, मैं वो अनुपात लिखूंगा जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ई अनुपात ए हो गया, ये है हमारे पास 1:2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात हमें दिया हुआ है, देखो ई अनुपात बी, तो मैं ई अनुपात बी लिख दूंगा यहाँ पे, ई अनुपात बी लिख दूंगा। तो हमारे पास दिया क्या है, ई अनुपात बी 1:2 दिया है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब दूसरी बात मुझे आप बताइए, ई क्योंकि कॉमन है तो ई तो सेम होना चाहिए। मुझे ई को सेम बनाने के लिए यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी ये वाला जो मेरा वो बन जाएगा, ये वाला जो मेरा रेशियो बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा दोस्तों 2:4। और ये जो रेशियो है कितना है, ये है 1:2। ये हमारे पास है 1:2, यानी यहाँ से मुझे हर एक की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप देखो बी अनुपात सी कितना दिया है,
B अनुपात C दिया हुआ है दोस्तों 4:3, यानी कि B की वैल्यू सेम है, क्योंकि B की वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एग्जैक्टली C की वैल्यू भी सेम होगी। तो B अनुपात C दिया हुआ है हमारे पास 4:3। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो इनकी अलग अलग वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो A बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 यूनिट, B बराबर हमें दिया हुआ है दोस्तों 4, C बराबर दोस्तों हमें दिया हुआ है कितना, C बराबर 3 दिया हुआ है, और साथ के साथ हमें E बराबर दिया हुआ है दोस्तों कितना, E बराबर दिया हुआ है 2। अब इसमें बोला गया है कि जो C है वो D का 60% है, यानी कि जो C का मान है, अगर C का मान D का 60% है तो मुझे बताओ D का ये 60% है, तो मुझे बताओ D कितना होगा। D हो जाएगा भैया 5। भाई 5 का 60% तो 3 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि सबकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसमें बोला गया है C प्लस D का मान जो है 120 है, तो C प्लस डी को ऐड कर दो, यानी कि 3 + 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 + 5 दिया हुआ है 120, यानी 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोस्तों। वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। और हमसे सबसे छोटा व्यक्ति पूछा है, सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति हमारे पास 15 होगा, क्योंकि 1 यूनिट है एक ही मान, तो इसका मान हो जाएगा 15 वर्ष, यानी कि 15 ईयर का हमारे पास ए हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहना चाह रहा है उस पर हम बात करते हैं। एक व्यक्ति के किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह में उसके द्वारा फीस जो है 5600 रुपये दी जाती है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी होगी। आप मुझे बताओ, फीस को इसने किराए को यानी कि रेंट को मैं कह देता हूँ आर, और फीस को मैं कह देता हूँ एफ, और मासिक घरेलू जो खर्चा है उसको मैं बोल देता हूँ एक्सपेंडिचर ई बोल देता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने बोला है जो फीस है वो 5600 रुपये है। यानी दोस्तों एक बात मुझे बताओ, यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5600 रुपये है। इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे इस 4 यूनिट की वैल्यू 5600 है, यानी कि 14 चौका 56, ये कितने गुना है इसके, ये गुना है 100, कितने गुना है, 1400 गुना है। आपको बात समझ में आ गई। अब इससे पूछा गया है तो उसकी वार्षिक आय क्या है, वार्षिक आय क्या है उसकी, अगर वो कुछ भी नहीं बचाती तो वार्षिक आय कितनी हो जाएगी। आप इन सबको यूनिट को जोड़ दो, आप बोलोगे भैया 13 यूनिट जो हो जाएगी इसकी, 13 यूनिट इसकी वार्षिक आय हो जाएगी। तो 13 यूनिट कितना हो जाएगा, 14 की मल्टीप्लाई आप करोगे, 1400 की मल्टीप्लाई आप 13 से करोगे, तो आंसर जो आपके पास आएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वार्षिक यूनिट पूछे तो ये महीना मंथली निकलेगा, उसकी हम मल्टीप्लाई 12 से भी कर देंगे। देखो 13 चौका 52 हो जाएगा, और 13 ही कम 13 और 5 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 18, यानी कि 18,200 इसका जो है मंथली हमारे पास इनकम आ गई, मंथली। ठीक है, अब मंथली इनकम ये आ गई, तो ईयरली बनाने के लिए हमें इसकी 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी डबल जीरो तो ये हो जाएगा, 12 दूनी 24 का 4 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 96 और 2 हो जाएगा 98 का 2, और 12 कम 12, 12 कम 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 कम 12 और 9 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 21 हो जाएगा, यानी कि 2,18,400 इसका क्या है, एनुअल पैकेज है, यानी हम कह सकते हैं बी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, देखो समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहना चाह रहा है दोस्तों, 4 सही 1/7 मल्टीप्लाई 21 सही 21/58 और प्लस हो जाएगा 9/11 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 165, इसका मान हमें बताना है क्या है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 21 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29/7 आपका, मल्टीप्लाई 21/58 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस हो जाएगा 9/11 मल्टीप्लाई 165। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप इसको सोल्व करोगे, ये 29 दूनी 58 होते हैं, और 3 से इसको काटोगे, ये 3 बार कट जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, यानी 3/2 प्लस कितना हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 15 आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो आप बताओ ये हो जाएगा 135, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 136 सही 1/2, क्योंकि एक इसमें से मिल जाएगा, 1.5 मिल जाएगा ना, तो 1.5 जुड़ जाएगा, तो 136 सही 1/2, बी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, वर्ष 2016 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2500 है, उसमें से 55% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। ठीक है, वर्ष 2017 में छात्रों की कुल संख्या में 12% की वृद्धि होती है, यदि लड़के और लड़कियों की बीच का अंतर पिछले वर्ष से बदलता नहीं है, जितना अंतर पहले था परसेंटेज में उतना ही है,
तो 2017 कॉलेज में लड़कियों की संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो समझेंगे क्वेश्चन को और आसानी से। आप एक बात मुझे बताइए, दोस्तों, इसमें बोला गया है कि 2016 में जो इसकी जनसंख्या है वो 2500 है और 2017 में जो जनसंख्या हो जाती है वो 12% बढ़ जाती है। यानी कि 2017 में जो जनसंख्या हो जाएगी वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? ये 12% बढ़ जाएगी। यानी मैं इसको 112% कर दूंगा, 112/100। तो जो टोटल आ जाएगा कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 25 दूनी 50 होते हैं, 25 का नाम 25 और 0 हो जाएगा, और 25 का नाम 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28। यानी कि 2800 हो जाएगा 2017 में। 2017 में जो आपकी जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 2017 में हो जाएगी 2800। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और पहले क्या अंतर था? पहले भी देखो 55% लड़के थे और 45% लड़की होगी, ये 45% होंगी बची हुई। तो इनका अंतर कितना था? वही अंतर तो पूछा। अच्छा, कॉलेज में लड़कियों की संख्या पूछी, माफी चाहूंगा, कॉलेज में लड़कियों की संख्या पूछी। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 45%। तो आप इसका 45% निकाल देंगे। जब आप इसका 45% निकालोगे तो आप पाओगे कि इसका जो आंसर आपके पास हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर आपके पास हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। यानी कि देखो मल्टीप्लाई कर लो चाहे आप, 28 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 140 आएगा, 0 14 आ जाएगा हासिल। 28 जो कितने होते हैं? 28 दूनी होते 56, 56 दूनी होते 112, 112 में अगर 14 डिवाइड करूंगा तो 126 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं 1260 लड़कियां थी 2017 में। आगे आपको बात समझ में? आगे की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 11। यदि 20 जनवरी 2030 को रविवार है तो 4 जनवरी 2038 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा उसका ये हमें बताना है। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, 20 जनवरी की बात हो रही है, 20 जनवरी की बात हो रही है और 2030 की बात हो रही है। अगर मैं बात करता हूं 20 जनवरी 2029 की अगर मैं बात करता हूं तो कितना, कौन सा दिन होगा? ये तो संडे का दिन है, ये तो संडे का दिन है। तो मुझे बताओ ये कौन सा दिन होगा? आप बोलोगे ये भी आपके पास सैटरडे का दिन हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? क्योंकि ये रविवार का दिन है, एक दिन पीछे जाएंगे तो ये संडे का दिन हो जाएगा। ये तो है संडे, तो इससे पहले हो जाएगा सैटरडे। इससे पहले क्या हो जाएगा? सैटरडे। ठीक है, सैटरडे हो जाएगा। यानी कि 20 जनवरी 2000 किसमें 29 में मेरे पास क्या है? सैटरडे है। अब अगर आप 20 जनवरी 2000 आप अगर 20 जनवरी 2028 की बात करते हो दोस्तों, तो आपके 2 दिन कम होंगे। 2 दिन क्यों कम होंगे? 2 दिन इसलिए कम होंगे दोस्तों क्योंकि क्योंकि आप मुझे बताइए 2028 का एक लीप वर्ष है और 2028 के बाद 29 आता है। यानी कि इसमें 2 दिन ऐड होने के बाद सैटरडे आया होगा, तो 2 दिन कम करेंगे तो कौन सा आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, फ्राइडे, थर्सडे, थर्सडे आएगा ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाँ थर्सडे आएगा, थर्सडे आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं थर्सडे क्या बोलते हैं? बृहस्पतिवार बोलते हैं ना, बृहस्पतिवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार आ जाएगा 28 जनवरी, यानी कि 20 जनवरी 2028 को। अब आप मुझे बताइए, हमें 4 जनवरी को जाना, तो इसमें आप मुझे बताइए इससे 7 दिन पहले क्या होगा? यानी कि 13 को कौन सा दिन होगा? तब भी बृहस्पतिवार होगा। इससे 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा? यानी कि 7 दिन पहले का मतलब क्या हो जाएगा? 6 तारीख को, 6 तारीख को भी बृहस्पतिवार हो जाएगा। और दोस्तों इससे अगर मैं 2 दिन कम कर दूंगा, यानी कि 4 जनवरी तो कौन सा हो जाएगा? मंडे, ट्यूसडे का दिन हो जाएगा, यानी कि मंगलवार का दिन हो जाएगा। समझ में आपको बात आ गई होगी? समझ में आपको बात आ गई होगी, यानी कि मंगलवार यानी कि ट्यूसडे का दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में, आगे की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है दोस्तों 12 क्वेश्चन कहता है कि माध्यिका और माध्य का अंतर बताना क्या होगा? माध्य आपको पता है और माध्य होता है मीन, और मीडियन भी आपको, दोनों चीज आपको पता है अच्छे से। आप बताओगे कि भैया मीडियन वो होता है जब हम इनको अरेंजिंग मिडिल मोस्ट नंबर आफ्टर अरेंजिंग द डाटा, डाटा को अरेंज करने के बाद जो मिडिल मोस्ट नंबर होता है वो माध्यिका होता है। माध्यिका को क्या कहते हैं? मीडियन बोलते हैं, मीडियन। आप इसको अरेंज करो, जब आप इसको अरेंज करोगे, देखो डाटा कितना है आपके पास? 7 है, तो आराम से मीडियन निकाला जा सकता है, यानी कि 48। हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में। 48 आएगा, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? उसके बाद आएगा 58, 56, उसके बाद आएगा आपका 68, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? आप बोलोगे भैया 104 आएगा,
उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, आप बोलोगे भैया 113 आएगा, फिर आएगा 124 और फिर आएगा 180। ये हमारे पास 7 नंबर है। आगे बात समझ में। और मीडियन निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। मीडियन निकालने का तरीका होता है मिडिल मोस्ट नंबर आफ्टर अरेंजिंग द डाटा। डाटा को अरेंज करने के बाद जो मिडिल मोस्ट नंबर होता है वो मीडियन होता है। ये आपके पास मीडियन हो जाएगा। मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका ये आपके पास हो जाएगी माध्यिका। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये माध्यिका हो जाएगी। अब मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप इन सबको ऐड करो। देखो 0 और 4 होते हैं 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 8 होते हैं दोस्तों कितने 19, 19 और 6 होते हैं 25, 25 और 8 होते हैं दोस्तों कितने 33, 33 का 3 हो जाएगा। हासिल आपके पास 3 हो जाएंगे। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 6 कितने होते हैं 11 और 6 17, 17 और 5 होते हैं 22, 22 और 4 कितने होते हैं 22 और 4 26, 26 और 3 कितने होते हैं 29 का 9 आ जाएगा। 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 बटे 7 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, देखो 7 नम 63 हो जाएगा और 7 नम 63 हो जाएगा, यानी कि 99 आपके पास आ जाएगा। इसने बोला है दोस्तों क्या, इसने बोला है माध्यिका का और माध्यिका का योग बोला है, यानी मैं कह सकता हूँ 104 और प्लस 99 मेरे पास क्या होगा, आप उसका सही उत्तर दोगे 203, तो आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा 203 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो लिया गया सामान्य समय और मूल गति का 50% बढ़ा दिया जाता है तो के बाद बढ़ाने के बाद उसको अंतर बताना, उसके समय का अंतर क्या होगा। आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, आप करने की कोशिश करो। मैं मान लेता हूं, देखो उसकी जो गति है मैं मान लेता हूं ट्रेन की वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और x किलोमीटर प्रति घंटा में अगर मैं टाइम ऐड करता हूं तो दोस्तों ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी, ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी। आपको बात समझ में आ गई। अब इसने बोला है ये डिस्टेंस जो है, क्योंकि स्पीड तो सेम ही रहेगी ना, अब इसने जो बोला है डिस्टेंस सेम रहेगी, सॉरी, अब इसने बोला है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने के बाद उसको 1 घंटा अधिक लगता है। मुझे आप बताइए, ये हो जाएगी मेरे पास 3x दूरी हो जाएगी। इसको अब कितनी स्पीड से हम तय कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं x माइनस के 20 की स्पीड से तय कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा स्पीड अपॉन बराबर कितना आ जाएगा टाइम। टाइम कितना हो रहा है 1 घंटा अधिक लग रहा है, पहले 3 घंटे लग रहे थे अब 4 घंटे लग रहे हैं। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 80, यानी कि 80 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आप इसकी स्पीड को कितना बढ़ाओगे, आप इसकी स्पीड को 50% बढ़ाओगे। 50% अगर आप इसकी स्पीड को बढ़ाओगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150/100। तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 120 हो जाएगा, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और आप मुझे बताइए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों 80 × 3, 80 × 3 कितना हो जाएगा 8 या 24, यानी कि 240 हो जाएगी। तो अब जो समय उसको लगेगा वो कितना लगेगा, अब जो समय लगेगा 240, 240/120 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 घंटे लगेंगे। यानी पहले 3 घंटे लग रहे थे, पहले 3 घंटे लग रहे थे दोस्तों, ये रहे 3 घंटे, और अब लग रहे हैं 2 घंटे, तो अंतर कितना आ जाएगा 1 घंटे का अंतर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसको मैं अंतर कर देता हूँ, 3 माइनस के 2 बराबर आ जाएगा आपका 1 घंटा। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 14 की हम बात करते हैं। एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के एक कोने पर 16 मीटर लंबी एक रस्सी से 14 मीटर लंबी एक रस्सी से बांध दिया जाता है। मैदान के उस क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए जिस पर घोड़ा नहीं पहुंचता, जहां तक घोड़ा नहीं पहुंचता, उसकी हमें बात करनी। एक हॉर्स है हमारे पास, देखो समझेंगे आराम से। हमें पता है कि ये एक वर्गाकार फील्ड है, ठीक है, ये एक वर्गाकार फील्ड है। उसने एक कोने से किसको बांध दिया, एक हॉर्स को बांध दिया यहाँ पर, ठीक है। इसकी जो भुजा दे रखी है वो 16, क्योंकि वर्गाकार है तो भुजा सारी बराबर होंगी, 16 हो जाएंगी। उसने बोला है कि एक यहाँ उसने क्या काम करा, उसने करा कि यहाँ पे जो है ना एक घोड़े को उसने बांध दिया जिसके पास दोस्तों 14 मीटर क्या है, 14 मीटर रस्सी है। ये 14 मीटर की रस्सी है, उससे बंधा हुआ है। तो आप मुझे बताइए ये घोड़ा इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा ये, यानी कि मेरे दोस्त ये एक तरीके का अवृत बनाएगा।
यानी यहाँ पे जो उसकी वैल्यू, यहाँ पे जो उसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल उसके द्वारा क्या हो जाएगा, उसके द्वारा पहुंचा जाएगा, यानी कि इतने क्षेत्रफल तक वो पहुंच सकता है, इधर भी पहुंच सकता है, इधर भी इसलिए पहुंच सकता है, लेकिन हमें तो इस वाले क्षेत्रफल की बात चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है क्या, अब जब ये एक व्रत आपका, एक ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक वर्ग बन गया और इसमें इतना पार्ट आपका घिर चुका है, यानी कि एक, क्योंकि ये 90 डिग्री है, यानी कि क्योंकि 90 डिग्री है और हमारे पास जो व्रत होता है उसका जो कोण होता है वो कितने होता है, 360 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब हो गया 1/4 पार्ट, यानी एक व्रत का 1/4 पार्ट इसने क्या कर दिया, इसने उस व्रत का 1/4 पार्ट यहाँ से निकाल दिया, यानी कि वहां तक वो पहुंच चुका है। तो आप मुझे बताइए कि व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 22/7 गुणा कितना होता है, पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 गुणा 14 हो जाएगी। आप इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, ये कट जाएगा 2 बार और इसकी मल्टीप्लाई करो, 14 चौका 56 का 6 हो जाएगा, 14 चौका 56, 56 और दोस्तों 4 कितना होता, 56 और 5 होता है 61, यानी कि इतना आ जाएगा। अभी ये जो आया आपके पास, ये टोटल आया, टोटल सर्कल का क्षेत्रफल आया, लेकिन हमें ये पता चला कि 1/4 भाग ही तो उसने घेरा है, तो इसका 1/4 निकाल देंगे। जब इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 पंजे 20 आ जाएगा और 4 चौक 16 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि 154 मीटर स्क्वायर उसने क्षेत्रफल घेर चुका है। अब आप मुझे बताओ ये क्या है हमारे पास, क्योंकि ये वर्गाकार है, अब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 256 हो जाएगा। अब इसमें से 154 आपको माइनस करना है, तो आप पाओगे कि 154 माइनस करना है तो आप पाओगे कितना, 102 मीटर स्क्वायर आपके पास वह क्षेत्रफल बचेगा जहां तक ये हमारा क्या, जहां तक ये घोड़ा नहीं पहुंच पाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आयताकार है, उसमें घोड़ा बंधा हुआ है, किसी एक लिमिट से बंधा हुआ है, कि अगर देखो, अगर आयताकार की बात होगी, ठीक है, अगर आयताकार की बात होगी, अगर आयताकार की बात होगी, वर्ग की बात होगी, तो आप उसी तरीके से उस डायमीटर को निकाल सकते हो, उसी तरीके से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जो मैंने आपको ये तरीका बताया, इस तरीके से आप इस तरीके से आप आने वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो इस पे बेस्ड है। आगे आपको बात समझ में कि नहीं आगे, आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहना चाह रहा है, इसने बोला है 70 मीटर व्यास का एक कुआं है जो 40 मीटर गहरा खोदा गया है। 70 मीटर व्यास का एक कुआं है, देखो एक 70 मीटर का व्यास का एक कुआं है, ये 70 मीटर व्यास हो गया, 70 मीटर व्यास का मतलब हो गया इसका रेडियस 35, और इसकी गहराई जो हो गई दोस्तों वो हो गई कितनी, इसकी इसकी गहराई होगी 40, ये 35 है, ये 40 है। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आप मुझे बताओ, अगर ये खोदा गया है, ठीक है, अब इसमें से एक मट्टी निकाली गई और तटबंध बनाने के लिए 10 मीटर की चौड़ाई तक उसके चारों ओर बिखेर दी गई है, 10 मीटर चौड़ाई तक उसके चारों ओर बिखेर दी गई है। तो आप मुझे बताओ, इसके चारों ओर जब बिखेरी जाएगी दोस्तों, देखो ये तो कुआं खुद गया, ये तो पूरी जमीन है, तो इसके चारों ओर तक मिट्टी बिखेर दी गई, इस तरीके से बिखेर दी गई। आप समझेंगे, थोड़ा सा विजुलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, आप ये बात समझेंगे, 10 मीटर तक ये कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मुझे आप एक बात बताइए, इस कुएं में से जो मट्टी निकली वो कितनी निकली, आप बोलोगे भैया ये बेलन बन गया, इस बेलन के आयतन के बराबर निकली, तो आप इस बेलन का आयतन निकाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है 22/7 हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी है 35, यानी कि 35 गुणा 35 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई एच कितना है 40, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, और 5 चौक कितना होता है, 5 चौक 20 होता है, और 5 चौक कितने होता है 20, यानी कि 200 आ जाएगा ये, और 200 की मल्टीप्लाई जब इसमें करूंगा तो 44 हमारे पास आ जाएगा, 4400, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 35 से, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 35 से, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों कितना, वो निकल के आएगा आपके पास 5400, ये सॉरी, ये आपके पास निकल गया है 1,54,000, इतना निकल के आ गया। इतनी बात आपको एकदम क्लियर होगी, समझ में आ गई। तो इतनी मिट्टी, इतने वॉल्यूम हमारे पास निकल के आया मिट्टी का।
अब इसको फैलाना है, अब इसको क्या करना है, फैलाना है। तो मुझे आप बताइए, देखो ये एक रेडियस बन जाएगी, ये वाली एक रेडियस बन जाएगी, ये सर्कल ही तो बन गया, ये क्या बना, ये सर्कल ही तो बन गया। अब ये एक रेडियस बन जाएगी, ये एक रेडियस बन जाएगी, लेकिन इसमें क्या है, ये एक बेलन ही बन जाएगा आपका। बेलन कैसे बन जाएगा, आप मुझे बताओ। अगर ये 10 मीटर लंबी चौड़ी एक ये फैला दी जाती है, तो आप मुझे बताओ ये 10 मीटर तक, 10 मीटर तक ऊंची हो, ये कुछ ऊंची हो जाएगी, कुछ ऊंची तो होगी, तो ए मीटर तक ऊंची हो जाएगी। इस तरीके से ये बन जाएगी, आप समझ पा रहे हो तो, अगर इस तरीके से ये बन जाएगी, ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। अब मुझे इसकी लंबाई निकालनी, बस ये कितनी ऊंची हो जाएगी ये हमसे पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप करोगे पाई, पाई आर स्क्वायर, जो आपके पास आर बराबर बड़ा वाला आर दे रखा, आर स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू इंटू ए करेंगे, ठीक है। अब इसको ए को कॉमन ले लो, पाई इंटू ए को आप कॉमन ले लोगे, यानी कि 22/7 इंटू ए आपके पास कॉमन आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास, ये टोटल हो जाएगा आपके पास कितना, इतना हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से निकाल दो आप, ये बचेगा 45, 45 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे कितना आएगा, 45 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 4×5 = 20, 20×2 = 40, 5×5 = 25, 4×4 = 16। आप इसको ऐड कर दो, 5202, 225 हो जाएगा, 2025, 2025। और इसको माइनस कर दो किससे, जब इसको माइनस करेंगे मेरे दोस्त किससे, 35 के स्क्वायर से, 5 या 15, 15×2 = 30, और 5×5 = 25, 3 या 9, कितना आ जाएगा, 5, 2 और 12, 1225 आ जाएगा। अब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, जब आप इसको सोल्व करके लिखोगे दोस्तों, वो कितना आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा आपके पास 61.25। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ए का मान आपके पास निकल जाएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। यदि उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता तो पिछले विक्रय मूल्य पर 400 रुपए अधिक पर बेच दिया तो उससे 33 सही 1/3 का लाभ प्राप्त होता है। साड़ी का सामान्य क्रय मूल्य बताना क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, समझेंगे। इसने बोला है कि 15% लाभ पर साड़ी बेची। मैं मान लेता हूँ 100x की साड़ी थी, उसने 115 पर x पर बेच दी होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर 10% कम में खरीदती, अगर ये 10% कम में खरीदती यानी कि 90x में खरीदती और इसको 400 रुपए अधिक में बेचती, 400 रुपए अधिक में बेचती, तो दोस्तों उसको कितना लाभ होता, इसको लाभ होता इसकी अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखता हूं तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये लाभ हो जाएगा। अगर मैं इसमें एसपी निकालना चाहूं तो 4/3 हो जाएगा, यानी कि एसपी, तो इसका 4/3 आ जाएगा। 4/3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4/3 ही, एसपी 4 हो जाएगा, सॉरी एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस आप इसको सोल्व करो, 3 से कट जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3 3 चौक 12 यानी कि 120। 120x बराबर हो जाएगा आपके पास 115x और प्लस के हो जाएगा दोस्तों 400, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू आप निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 80। अब अगर x की वैल्यू 80 आ जाएगी तो आपके पास जो साड़ी का क्रय मूल्य था वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8000, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूं 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है उस पर हम बात करते हैं। 18 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का 5:1 के अनुपात में है। 18 लीटर का मिश्रण है, उसका जो अनुपात है वो 5:1 के अनुपात में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और जब x लीटर पानी को मिलाया जाता है तो अम्ल का और पानी का जो रेशियो हो जाता है वो 3:1 हो जाता है। तो x का मान बताना क्या होगा। आप एक बात मुझे यहाँ से बता सकते हो, देखो इसमें पानी मिलाया गया है, मुझे आप बताओ अगर पानी मिलाया गया है दोस्तों तो पानी में ही चेंज आना चाहिए, मिश्रण के अम्ल में तो चेंज नहीं आना चाहिए क्योंकि मिलाया तो पानी गया है। तो आप एक बात बताइए, अगर ये 3:1 हो जाता है तो यानी कि अगर मैं इसके पानी को सेम करता हूं, इसके किसको, अम्ल को सेम करता हूं, क्योंकि अम्ल की वैल्यू तो सेम रहेगी, आप इसमें पानी ऐड कर रहे हो तो पानी में ही परिवर्तन आएगा। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और आप इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको 3 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो आपके पास जो आएगा वो रेशियो आपके पास आएगा कितना, ये रेशियो जो आपके पास आएगा वो रेशियो आपके पास आएगा 15:1
15:3 और ये आपके पास आ जाएगा दोस्तों कितना, ये आएगा 15:5, ये आ जाएगा 15:5। यानी अब आप मुझे बताइए अम्ल क्योंकि सेम है, और अम्ल अगर सेम है तो आप मुझे बताइए कितना पानी ऐड करा गया। आप बोलोगे 2 यूनिट पानी ऐड करा गया है, और 2 यूनिट पानी कितना है, आप बोलोगे 18 यूनिट पहले था, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 18 लीटर, इसकी वैल्यू 18 लीटर दे रखी है। तो 18 यूनिट की वैल्यू अगर 18 लीटर है यानी कि 1 गुना के बराबर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 2 आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में, इस तरीके से आपको शॉर्ट अप्रोच से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन है आपके पास 4/5, 5/7, 4/7। इसका आपको बताना महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है क्या, लघुत्तम का मतलब होता है एलसीएम और महत्तम का होता है एचसीएफ। आपको इसका एचसीएफ बताना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको इसका बताना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ मैंने आपको बताया था, जब इस तरीके से अगर आपको अपोन वाली वैल्यू यानी कि बटे वाली वैल्यू पी अपॉन क्यू के रूप में वैल्यू दी हुई हो, पी अपॉन क्यू के रूप में संख्याएं दी हुई हो, और वहां से एचसीएफ या एलसीएम पूछता है, तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि पूछा क्या जा रहा है। आप बोलोगे भैया एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो अंश वाला जो पार्ट है ना, अंश वाला पार्ट उसका एचसीएफ निकालेंगे, और जो हर वाला पार्ट है, हर वाला पार्ट उसका निकालेंगे हम एलसीएम, उसका उल्टा निकालेंगे। समझेंगे बात को ध्यान से। देखो हमें अगर इसका एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ ऑफ करेंगे हम 4, 5, 4 का, और अपॉन कर देंगे मेरे दोस्त एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका, 5, 7, 7 का। तो जब इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, इसका एचसीएफ 1 आएगा, और नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा 35। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1/35 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 90। यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, चलो करते हैं। देखो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास चाल आ गई, और चाल की मल्टीप्लाई में समय यानी कि 9 सेकंड से कर दूंगा, तभी तो मेरे पास दूरी आएगी। बोलो, अब इसकी मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 16 बार कट जाएगा, 16 पंजे 80, यानी कि 80 मीटर इसका क्या आ जाएगी, 80 मीटर दोस्तों इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। 3 वर्ष के लिए 1500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 3600 रुपए है। 3 वर्ष के लिए 15,000 रुपए की राशि का साधारण ब्याज जो है मेरे पास वो कितना है, वो 15,000 है, सॉरी 3,600 है। प्रति वर्ष ब्याज दर आपको बतानी है, तो आप मुझे बताइए। अगर मैं दोस्तों, अगर मैं एक बात आपसे पूछूं कि ब्याज कितना है, आप बोलोगे 3,600 है, बराबर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, आप बोलोगे 15,000 है, और आप मुझे बोलोगे टाइम कितना है, 3 है, तो आर हमें निकालना, R/100 डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा दोस्तों 12 बार, यानी कि 120 हो जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा पूरे पूरे 8 बार, यानी मैं कह सकता हूँ आर मेरे पास जो आ जाएगा वो 8% आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। आगे की मैं बात करता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं, सेट की हम बात करते हैं, सेट की। सेट मतलब समुच्चय, जो समुच्चय होता है उसमें हम बात करते हैं। देखो इसमें दिया गया है दोस्तों, सेट ए दिया गया है कितना, सेट ए दिया गया है, उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो 6, 8, 23, 69 ये होता है 69 और 80 दिया हुआ है। बी दिया हुआ है 4, 8, 69, 80, 82 ये दिया हुआ है। समुच्चय यू जो है उसके अंदर सारा संकलन है 1 से लेकर 150 तक की संख्याएं हैं। हमें बताना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस 10, ये हमें बताना है। ठीक है, अब हमें नंबर बताने हैं, तो नंबर निकालेंगे। देखो आप पहले मुझे बताएंगे एक कि ए यूनियन बी कितना हो जाएगा। ए यूनियन बी का मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन बी जो होता है ना दोस्तों, वो होता है, ए यूनियन बी होता है, इसमें सारा का सारा पार्ट जो कॉमन आता है, जो पार्ट कॉमन हो ना दोनों चीज में, वो भी, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब समझो आप एलसीएम। आप एक तरीके से समझो ए यूनियन बी का मतलब है एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, सारी की सारी संख्या, यानी कि सारी संख्या लेनी चाहिए। अब देखो 4 भी इसमें आएगा ए यूनियन बी में, ठीक है। अब इसमें 6 भी आएगा, और इसमें 8 भी आएगा आपके पास, इसमें 23 भी आपके पास आएगा, और इसमें आपके पास 69 भी आएगा,
और इसमें आपके पास 80 भी आएगा और इसमें आपके पास 82 भी आएगा। ये ऐसा एक समुच्चय हमारे पास बन जाएगा, ऐसा सेट बन जाएगा जिसमें ये सारे के सारे नंबर होंगे। देखो ए के सारे नंबर इसमें है और बी के सारे नंबर इसमें है। ये ऐसा सेट हमें बनाना है ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है दोस्तों? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो जाता है कॉमन पार्ट, जो इनमें कॉमन हो। देखो इसमें क्या कॉमन है? इसमें 8 कॉमन है और इसमें भी 8 है, तो यानी कि 8 कॉमन हो जाएगा। 69 कॉमन है, बिल्कुल है कॉमन। और 80 कॉमन है, 80 कॉमन है। ये 3 पार्ट इसमें कॉमन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, उसका जो सेट बन जाएगा वो बन जाएगा 8 69 80 का। आप मुझे बताओगे इस सेट में कितने वो है? आप बोलोगे इसका नंबर कितना है, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 है, इसके 7 है, ठीक है। और इसमें कितने हैं? इसमें 3 है। बस आप रेशियो बता दो। तो 7 का रेशियो करना है हमें, 7 रेशियो 3 है और प्लस इसमें 10 जोड़ना, तो 3 + 10 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7:13। 7:13 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको हर एक मॉक टेस्ट में समुच्चय का एक ना एक क्वेश्चन कराया है, तो उम्मीद करूंगा अब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा। 4 बल्ब हैं, कुछ समय के लिए क्रम से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट के चार अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है। अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं दोस्तों। अब उसको हमें बताना है कि बे अगर 8 बजे रात को जलते हैं, तो अगर एक साथ चालू किए जाते हैं तो अगली बार वो किस समय जलेंगे, ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने इस तरीके के आपको क्वेश्चन कराए हैं। इस अंतराल को एक बेल बजने वाला क्वेश्चन होता है ना। आपको मैंने बताया है कि जो वो बजती है ना, घंटी, घंटी बजने वाले क्वेश्चन होते हैं, घंटी बजने वाले। तो घंटी बजने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, उनका भी हम जो बेल बजती है अलग अलग इंटरवल में, उनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2 3 4 5 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? इनका एलसीएम हो जाएगा 60 मिनट। यानी कि 60 ऐसी संख्या है जो इन चारों से इंडिविजुअली कट जाएगी। तो 60 मिनट है। अब बताओ 60 मिनट है दोस्तों, तो 60 मिनट का क्या मतलब होता है? 1 घंटा। यानी कि अगर पहले 8 बजे चल रही है तो अब कितने बजे बज जाएगी? अब बज जाएगी 9 बजे। तो रात के 9 बजे बज जाएगी, मतलब बल जाएंगे, सॉरी जल जाएंगे बल्ब। आगे आपको बात समझ में? आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। एक वस्तु का को अंकित मूल्य के 20% की छूट पर बेचा जाता है। यदि अंकित मूल्य 1200 रुपए है तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना कितना होगा। 1200 है तो 12 नम्मा नहीं 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 12×8 = 96 होगा ना। 12×8 = 96, यानी कि आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 300 960 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अंकित मूल्य कितना है? आप बोलोगे 1200 है। इसको 20% की छूट पे बेचे जा रहा है, यानी कि 80 रुपए पे बेचा जा रहा है, तो 80% पे बेचा जाएगा। तो 12 कितने होते हैं? 96 होते हैं, यानी कि 960 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में? आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। ए बी सी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में, ए बी सी ए है प्लस बी है दोस्तों प्लस सी है, ये किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 24 दिन में ए 24 दिन में काम पूरा कर सकता है। ए जो है वो अकेले इस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी काम को 32 दिन में कर सकता है, यानी बी जो है ना, बी उस काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये बताना। आप मुझे बोलोगे कि भैया इसका एलसीएम ले लो, आप लो 96 इसका एलसीएम आ जाएगा। 96 जब इसका एलसीएम आ जाएगा, 12×8 = 96 होते हैं, 24×4 = 96 होते हैं और 32×3 = 96 होते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई। आप बोलोगे कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, इसकी जो क्षमता हो जाएगी, इन दोनों की क्षमता हो जाएगी 7 और इन तीनों की क्षमता हो जाएगी 8। इसमें से अगर मुझे सी की क्षमता निकालनी होगी, सी की जो क्षमता हो जाएगी वो 8 - 7 हो जाएगी, यानी कि एक क्षमता आ जाएगी। और एक क्षमता से अगर वो 69 काम करता है तो कितने दिनों में करेगा? 69 काम 69 दिनों में ही करेगा, यानी कि 96 दिन में वो पूरा काम करेगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है, आपको अप्रोक्सीमेशन से जाना है। इस तरीके के क्वेश्चन, देखो इस तरीके के जो डेसिमल के क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेशन से अगर आप जाओगे ना तो 90% क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि आप ऑप्शन को चेक करो और ऑप्शन के लगभग लगभग जो सा आपका उत्तर आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। बस यही तो आंसर है।
अच्छा, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/1000, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10/1000 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई इसको मैं लिख सकता हूँ 25/100, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 25/100 लिख सकता हूँ। प्लस ये मेरे पास है 25 और 25 चौका 100, यानी कि ये 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लस आप इसमें से वैल्यू घटा दें तो कितना बचेगा, 0 पॉइंट, देखो 6 बचेगा, और ये 6 बचेगा, और 4 में से 2 बचेगा, और ये 3 बचेगा, ये बच जाएगा आपके पास। अब आप देखो आंसर जो होगा आपके पास क्या होगा, ये दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि 400 आ जाएगा नीचे, 1/400 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपके पास 10 हो जाएगा, और प्लस आपके पास 0.326 हो जाएगा। आप अप्रोक्सीमेशन से जाओ, आंसर जो होगा वो 10 के आसपास होगा, यानी कि 10 से बड़ा होगा। 10 से बड़ा होगा तो 9 तो आंसर हो नहीं सकता, आपके पास 9 ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता, और इतना बड़ा भी नहीं है कि 95 तक चला जाए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 10.2915। ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। आपको अप्रोक्सीमेशन से जाना, आपको स्मार्ट अप्रोच निकालनी है। अब कोई बच्चा ऐसा होगा कि इसको सॉल्यूशन करने में लगा होगा, आप ऐसा होगा, आप लोग ऐसे होंगे कि आप अप्रोक्सीमेशन से जाओगे, तुरंत आप आंसर लगा दोगे। बात आ गई समझ में। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है, कक्षा ए और कक्षा बी के गणित में औसत अंक क्रम से 90 और 99 है, ठीक है। आगे बात समझ में, कक्षा ए में कुल छात्रों की जो संख्या है वो 45 है, कक्षा बी में कुल छात्रों की संख्या 50 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं, न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं, तो कक्षा ए और कक्षा बी के न्यूनतम अंक का मतलब पता समझ रहे हो आप क्या होगा इसमें, न्यूनतम अंक का मतलब होगा कि ऐसे बच्चे जिनके कम अंक होंगे, जिनके न्यूनतम अंक होंगे, उनको अगर निकाल दिया जाता है तो औसत जो है 3 की वृद्धि हो जाती है औसत में, यानी पहले जो औसत था वो 3 की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो निकाले गए अंकों का औसत बताना कितना होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको अगर करने की कोशिश करोगे तो एक बार को आप इसमें, ठीक है, एक बार को आपको इसमें समय लग सकता है करने में, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से इसको 2-3 लाइन में आपका इसका आंसर बताऊंगा कैसे होगा। बस मेरा आप मुझे ध्यान से सुनना, बस आप मुझे ध्यान से सुनना, और इसका आंसर बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो आप मुझे बताओ, गणित की कक्षा ए में कितने लोग हैं, आप बोलोगे भैया 45 लोग हैं, और इसमें 80 उसका क्या है, एवरेज है। तो आप एक बात बताओ, जो कक्षा ए में टोटल लोगों का संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 80 गुणा 45 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 80 गुणा 45 का मतलब हो जाएगा 200-3600, ठीक है। 45 दूनी 90 होते हैं, 9 चौक 36 होते हैं, 3600 हो जाएगा आपको। अब कक्षा बी की हम बात करते हैं, कक्षा बी में कितना है, कक्षा बी में 99 लोग हैं, और इसका जो रेशियो है वो कितना है, इसका औसत कितना है, 50 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 4900 हो जाएंगे टोटल। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया इसको ऐड करो, 0, 5 और 9 और 4 15 का 5 हो जाएगा 8, यानी कि इतना हो जाएगा, 8550 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं भैया कितने, टोटल बच्चे कितने हैं, 95 है। 45 + 50 कितने, 95। अब इसको 95 से डिवाइड करो तो जो औसत आ जाएगा ना, टोटल ओवरऑल औसत, यहाँ से ओवरऑल औसत निकल जाएगा आपके पास। जब इसको आपको 95 से डिवाइड करोगे तो 9 पंजे 9×9 = 81, 5 पंजे 45, यानी कि 90 बार कट जाएगा, ये 90 आ जाएगा टोटल औसत। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि जो टोटल बच्चे हैं दोनों कक्षाओं का जो टोटल औसत है वो 90 आ गया हमारे पास, 90 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है कि जो नया औसत है, नया औसत, वो नया औसत 3 से बढ़ जाता है, यानी कि 90 + 3 हो जाता है। 90 + 3 का मतलब हो जाएगा नया औसत, ये हो जाएगा आपका न्यू एवरेज, ये आपका न्यू एवरेज हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ये न्यू एवरेज हो जाएगा। अब इसने बोला है कि जो हटाए गए लोग हैं वो कितने हैं। आप एक बात मुझे बताइए, जो न्यू एवरेज है आपके पास उसमें कितने लोग बचे। आप बोलोगे भैया 5 लोग तो कक्षा ए में से घटाए गए और 5 लोग इसमें से घटाए गए, यानी कि इसमें बचे 40 लोग और इसमें बचे 45 लोग। तो जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 85। यानी कि जो नए बच्चे हैं, ये नए बच्चे हैं, उनका औसत तो 93 है, लेकिन बच्चे कितने बचे, इसमें बचे 85। आप इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो आपका आएगा 97905 आएगा, इतना आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। पहले जो औसत, पहले जो संख्या का टोटल आ रहा था वो आ रहा था 8550, कितना आ रहा था पहले, 8550 आ रहा था, अब आ रहा है 7905। तो इसका अंतर आप निकाल दो, इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर जब आप निकालोगे तो आपके पास अंतर आएगा 645।
अब 645 आ गया। और बच्चे कितने गए, आप बोलोगे बच्चे गए भैया 10, तो जब बच्चे 10 गए तो इसका औसत कितना आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा 64.5। ठीक है, 3 लाइन का क्वेश्चन था, आपको मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की। जिस जिस तरीके से आपको ऑप्शन दिए थे, जिस जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था, वही वही हमने एक एक लाइन फॉलो की है, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, मुंह दुख चुका है बोलते बोलते, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमने ठान ली है आपको 100 में से 100 नंबर दिलाने की, वो हम चीज़ करके रुकेंगे। ठीक है दोस्तों, बस आपको पढ़ते रहना है यार, आपको तो कुछ करना ही नहीं है बैठे बैठे। यहाँ कॉफ़ी भी ठंडी हो गई। ठीक है, रात आई थिंक 2-2:30 बजे तक आपका ये कंटेंट बना, उसके बाद अब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये अपलोड हो जाएगी आपके 12-1 के समथिंग। ठीक है, तो बस परेशान होने की कोई बात नहीं है, आपको बस पढ़ते रहना है। देखो, आपको ये भी लग रहा होगा कि भैया अभी कोई वैकेंसी का आता पता नहीं है, कब आएगी वैकेंसी कब नहीं आएगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से सीजीएल वाले बच्चों को शौक मिला है ना इस टाइम, आपने देखा होगा अभी तक क्या न्यूज़ चल रही थी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, कैंसिल हो जाएगा, अभी नहीं होगा, एडिक्विटी इस तरीके से अभी अवेलेबल नहीं है, सॉरी एलिजिबल नहीं है कि वो एग्ज़ाम करा ले। लेकिन आपने क्या देखा, 12 तारीख से उनके एग्ज़ाम शुरू हो गए। ठीक है, यानी कि मुझे आप बताइए, अब अगर जो बच्चे आज से 2 दिन पहले आया ना ये नोटिफिकेशन, मैंने आपको टेलीग्राम में भी डाला था, 2-3 दिन पहले आया। आप मुझे बताइए, मुश्किल से उन्हें 10 दिन से पहले डेट का पता चला। अब जो बच्चे इस भ्रम में थे कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी कुछ नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा, उन बच्चों का हवा टाइट हो गई। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी हवा टाइट हो, इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि आप कुछ मत करो अभी, क्योंकि वैकेंसी का आसपास आप देख रहे होंगे कि डेट का तो कुछ पता ही नहीं है कब होगा कब नहीं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान से समझो कि जब अगर सरकार ने नोटिफिकेशन दे दिया, सरकार अगर फॉर्म भरवा रही है, तो आपका पेपर होगा ही होगा। ठीक है, और आपको करना क्या है यार, 4-5 महीने की बात है, 4-5 महीने लग के लग जाओ बस, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा तब आपके, अगर आपका पेपर अब हो जाता है कुछ समय बाद, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ समय के बाद होगा, तो आप मुझे बताओ, थोड़ा सा अगर आपके पास समय मिल जाता है तो आप तो रैंक बना लोगे, और रैंक बना लोगे तो आपका ही फायदा है, रैंक बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको बस अपनी तैयारी नहीं रोकनी है, धीरे धीरे चलते रहना है, चलते जाना है, रोकना नहीं है बीच बीच में। तो मेरी आपसे यही बात है कि आप जिस तरीके से सीजीएल वाले बच्चे परेशान हैं, आप इस तरीके से परेशान ना हो, क्योंकि आप देखोगे सडन आपकी डेट आएगी और सडन आपको पता चलेगा कि फलाना डेट को हमारा पेपर है, और फिर आप चोर बोर हो जाओगे कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो जितनी बार आपने पढ़ लिया, मल्टीपल बार पढ़ते जाओ, कुछ नहीं होगा तो इम्प्रूव ही होगी, कुछ नहीं होगा तो रैंक ही इम्प्रूव होगी। अगर आपके मॉक टेस्ट में अब 320 नंबर आ रहे हैं, तो हो सकता है एग्जाम तक आपके 340-350 के आसपास आ जाए, तो आप रैंक के आपके अंदर आ जाए, यानी कि 2 डिजिट रैंक 3 डिजिट रैंक के अंदर आ जाओ आप। तो इम्प्रूवमेंट ही होगा आपका, आपका नुकसान कुछ नहीं है। और आपके पास करने को क्या है अब, भाई पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? आप मुझे बताओ, आप ये नहीं है कि देखो, कुछ लोगों को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हमसे जुड़े हुए हैं जो अपनी सर्विस पे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। अब आप देखो, आपका कंपटीशन उन लोगों से है दोस्तों, जो लोग मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी को 100% निकाल चुके हैं। तो आप इस बात को समझो, अगर आपके नंबर अगर 320 अब बन रहे हैं ना, 320, तो आप इस बात को समझो कि आपने अभी कोई कुछ ज़्यादा चीज़ उखाड़ी नहीं है। 320 नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ, क्योंकि 4543 वैकेंसी है मात्र, और कम से कम 4000 40,000 बालक ऐसे हैं, जो कम से कम ऐसे बालक हैं 40,000 जो दोस्तों कम से कम 330 340 तक स्कोर कर रहे हैं। तो आप सोचो आप कहाँ होंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, ऐसा ना करें कि अभी हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो अभी सस्ता लेते हैं, नहीं लेते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी तो आपकी क्लास ले रहा हूँ, कंटिन्यू ले रहा हूँ। मैं भी तो ये कह सकता हूँ कि अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई तो एक-एक दिन अल्टरनेटिव डे क्लास कर दूँ। मैं भी आपको वीक में 6 डेट क्लास दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो, ताकि आप 100 में से 100 अंक ले पाओ मैथ्स में। ठीक है? तो बस परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें, आप आराम से लगे रहो, डेट आएगी और डेट ऐसे ही आएगी जैसे सीजीएल की आई है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमने थोड़ी सी बीच में जो आपको डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा।
27 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी को तय करने में 8 घंटे लगते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। आपको दो चीज दी हुई है, इसमें टाइम भी दिया हुआ है यानी कि 8 घंटे उसको लगते हैं, और उसकी स्पीड भी दी हुई है। स्पीड कितनी? जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। भाई अब मुझे आप बताओ, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 8 घंटे तक चलता है तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया डिस्टेंस जो हो जाएगी ना टोटल, वो हो जाएगी 40 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। यदि वह साइकिल की बजाय बाइक का उपयोग करता है तो उसे दूरी को तय करने के लिए 2 घंटे कम लगते हैं। यानी कि पहले अगर उसे 8 घंटे लग रहे हैं तो अब उसको 6 घंटे लगेंगे। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी मुझे बताओ? साइकिल की, ये तो उसकी साइकिल की स्पीड होगी। अब उसकी बाइक की स्पीड क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 6 घंटे लगते हैं, है ना? तो कितनी स्पीड हो जाएगी? आप बोलोगे 20/3, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है। अब उसने बोला अगर बाइक की गति बस की गति की 1/3 है, बाइक की गति बस की गति की 1/3 है, तो बस की गति कितनी होगी? भाई सिंपल सी बात है, ये 1/3 तो है, तो बस की गति कितनी हो जाएगी? ये जो है 1/3 है, तो यानी कि इसका 3 गुना हो जाएगी बस की गति। तो कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी आपकी बस की गति। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28 क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 28 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? शब्द असर्शन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? आसान क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, हम सारे अंकों को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फैक्टोरियल 9 तरीके से लिख सकते हैं। अब जो रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि फैक्टोरियल 2। इसका जो आंसर आएगा भैया आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। फैक्टोरियल 2 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 18, यानी कि 1,81,440। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं अपने। हमारे 28 क्वेश्चन तक हो गए। आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अरे भाई, ओहो, 29 क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, माफी चाहूंगा थोड़ा सा। देखो 29 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 29 क्वेश्चन, 180 का 15%, 180 का 15%, कोमा 250 का 18% का कितने प्रतिशत है? ये 250 का 18% के कितने प्रतिशत है? मल्टीप्लाई 100 कर दो, डायरेक्ट आंसर निकालो बस। 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, 25 से 4 बार कट जाएगा, 15 चौका 60, 60 आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में क्या आ जाएगा? 60 आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं दोस्तों, कौन से क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 30 की। किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाता है तो 300 शेषफल आता है। ओके, हाँ, किसी संख्या के, मैं मान लेता हूं संख्या x है, उस संख्या के 5/8 5/9 को के 4/5 को उसी संख्या से घटाया जाता है तो उसी संख्या से x माइनस कर देंगे तो जो शेषफल आता है वो आता है 300। आगे बात समझ में, इसको सोल्व कर लो। 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5x/9 और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 300। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 540, है ना? 5 से कट जाएगा 6 बार, 6 9 54। अब x की वैल्यू 540 होगी, इसका मुझे 5 बटे कितना निकालना? 5/6। तो कितना आ जाएगा? 45, यानी कि 450। 450 सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आगे आगे चलते रहो। आपका क्वेश्चन नंबर है आपके पास 31। अगर आप इन क्लास को देख रहे हो ना दोस्तों, तो आप उन लोगों में हो जो लोग 100 से 1 से लेकर 100 के बीच रैंक लाने वाले हैं। अगर आपके बाकी के सब्जेक्ट सारे सही हैं तो। एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कोई स्ट्रॉबेरी खरीदी। देखो 20 रुपए में उसने कितनी स्ट्रॉबेरी खरीदी? 20 रुपए में उसने 14 यानी कि 14 स्ट्रॉबेरी खरीदी।
उसने 22 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी, उसने 22 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी, 22 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी, उसका लाभ बताना। इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल को बराबर करते हैं। आर्टिकल को बराबर करने के लिए इसको हमें बराबर करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लाई 7 से, 56 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई भी हमें 4 से करनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लाई हमें 7 से करनी पड़ेगी। आप देखोगे, आप पाओगे कि ये कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, यानी कि 80 रुपये क्रय मूल्य था हमारा 56 आर्टिकल का, ये हो जाएगा 56। अब उन 56 आर्टिकल को हमने बेचा कितने में, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 और 1 15, इतने रुपए में बेचा। तो कितने रुपए अधिक में बेचा, हाँ बोलोगे 74 अधिक में बेचा, 74 ही आएगा ना, हाँ। और बट्टे 80 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 नम 72, यानी कि 90 से ऊपर आएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट कर दो ना, 8 से डिवाइड करना है, 8 नम 72 आ जाएगा, बचेगा कितना 2, 8 दूनी 16, यानी कि 92 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 92 पॉइंट समथिंग, 92.5 आएगा, क्योंकि 4 बचेगा ना, 8 पंजे 40 होता है। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32। शराब और पानी के 40 लीटर मिक्सर में, देखो शराब और पानी ला दिया मैंने, ठीक है, माहौल बना दिया मैंने तुम्हारे लिए, पैक बना दूंगा अब ठीक है। शराब और पानी, बहुत गलत बात है शराब पीना, हालांकि आप तो पीते नहीं होंगे, समझदार लोग हो। देखो, शराब और पानी में 40 लीटर मिक्सर में 65% अल्कोहल है, 65% का एकदम हार्ड शॉट बनाया गया है, और पानी की क्षमता बतानी कितनी होगी, मतलब पानी की मात्रा बतानी है, ठीक है। 40 लीटर है, अगर 40 लीटर 100% की वैल्यू है, तो पानी कितना होगा, पानी बचा होगा 35%, इस 35% की वैल्यू निकाल देंगे, ये कितना आ जाएगा 7 और 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 लीटर कितना होगा आपके पास, 14 लीटर पानी हो जाएगा, 14 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक है, 14 लीटर पानी हो जाएगा। बात आ गई समझ में। क्वेश्चन नंबर हम 32 पे आते हैं, 33 पे। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी है ना, एक तो हमारा ये थोड़ा सा ना कर्सर बहुत तेज भाग रहा है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, 3:2 के अनुपात में दो अलग अलग योजनाएं में अपना धन का निवेश करते हैं। ए और बी अपने धन को 3 वर्ष के लिए, ध्यान रखेंगे 3 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर के हिसाब से साधारण ब्याज, ये साधारण नहीं है दोस्तों, ये साधारण है, ये साधारण है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि निवेश किया गया कुल धन 10,000 रुपए है, तो योजना में प्राप्त ब्याज के बीच अंतर बताना। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इस अच्छे क्वेश्चन को आप अगर आप इसको 30-40 सेकंड में कर पाते हो तो आप अच्छे हो, ठीक है। आप एक चीज मुझे बताइए, 5:3:2 में बाटी की संख्या है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि ए ने कितने रुपए लिए होंगे, ए ने किए होंगे 6,000, ठीक है, और बी ने कितने लिए होंगे, यानी कि 2 यूनिट है तो इसने 4,000, इसके पास 4,000 रुपए निवेश करे होंगे। अब इसने कितने रुपए निवेश किए, 3 साल के लिए निवेश किए साधारण ब्याज पर। आप ध्यान रखेंगे, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष का कितना होता है, ब्याज कितना होता है, 30% होता है, यानी कि इसको इसका 30% ब्याज मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और इसको बी को चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल का 10% ब्याज से कितना होता है, 33.3% मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1800, इसका जो अमान आएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 4 हो जाएगा, 4×3 12 और 4×12 और 1 13 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इनका आप अंतर निकाल दो, इनका अंतर निकालोगे तो कितना बचेगा, बाद में 76 बचना चाहिए, क्योंकि 24 जा रहे हैं ना, 100 में से 24 जाएंगे, 76 बचेंगे, यानी कि 476 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 3 लाइन में हमने इसका आंसर ला दिया, अच्छा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की बात करता हूं 34 की। ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए है और एक उसका साथी बी है, वो एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले उस काम को 18 दिनों में कर सकता है, ए अकेले उस काम को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने काम शुरू किया और 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। पहले इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 18 चौक 72 आ जाएगा, 72, हालांकि 36 भी आ जाएगा, तो 36 ही लो, जब 36 आ जाएगा तो 36 हो जाएगा ना, और 12×3 36 हो जाएंगे, और 8×18 हो जाएंगे। आगे बात समझ में। तो दोनों की जो क्षमता है वो 3 है, और एक की क्षमता ए है, एक ए की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, बी की क्षमता 1 आ जाएगी, ये आ जाएगी बी की क्षमता, पावर, ठीक है।
इफिशिएंसी सॉरी। अब बात करते हैं, इन्होंने ए और बी ने काम शुरू करा एक साथ, ए और बी ने काम शुरू किया होगा तो 2+1 से काम शुरू किया होगा और 4 दिन तक काम किया और फिर ए ने छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, शेष काम को बी ने पूरा करा। शेष काम बी के द्वारा कितने दिनों में पूरा होगा? तो आप मुझे बताओ, इन दोनों ने मिलके कितना काम किया? इन दोनों ने मिलके 12 काम किया, 12 काम हो गया ना, 4 या 12 काम किया। तो मुझे बताओ 12 तो काम मिलके किया, तो 36 में से आप 12 माइनस कर दो, 36 माइनस 12 कितना बचेगा? 24। अब ये 24 काम जो है वो बी के द्वारा होना है, तो बी की क्षमता कितनी है? 1 है। तो बी की क्षमता अगर ए है, तो बी की क्षमता अगर ए है तो आप मुझे बताइए ये कितने दिनों में काम कर देगी? 24 दिनों में कर देगा कि नहीं कर देगा? तो बी 24 दिनों में इस काम को कर देगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की। देखो 35 क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है बस। अगर आप ध्यान से समझ पाओ तो क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0.09y² और प्लस आपके पास हो जाएगा 0.42xy और अपोन में आपका आ जाएगा दोस्तों कितना? 0.4x प्लस के 0.3x और प्लस हो जाएगा 0.3y। आप एक चीज देखो ध्यान से, इसने कुछ नहीं किया, बस इसने हमें बोराने की कोशिश करी है। आप एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो जोड़ के क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया इसको लिख सकते हैं आप 0.7x और प्लस इसको लिख सकते हैं 0.3y, यानी जो ऊपर वाली संख्या है वो 0.7x प्लस 0.3y का स्क्वायर है। आप देखोगे, देखो इसका स्क्वायर करूंगा 7×7=49 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा 3×3=9 आएगा। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2xy होगा तो 2xy 7×21 21×2=42 आएगा, यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, बस 7x प्लस के 0.3y का स्क्वायर लिखा हुआ है बस। और नीचे ये हमारे पास दिया ही हुआ है 0.7x और प्लस 0.3y। तो जो आंसर आपके पास आएगा मेरे दोस्त, वो आंसर आएगा आपके पास ये। नहीं 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 मेरे दोस्त, ये नहीं, बी आंसर आएगा ना। 0.7 है, 0.07 नहीं है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास, आंसर क्या आ जाएगा? 0.7x प्लस के 0.3y। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों उसकी हम बात करते हैं। देखो समझेंगे, पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के स्क्वायर से 1020 अधिक है। क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। देखो पहली संख्या में मान लेता हूँ ए, तो ए का 70%, यानी मैं ए को लिख सकता हूँ 70/100, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। पहली संख्या में ए मान लेता हूँ, तीनों संख्या मान लेता हूँ, पहली ए, दूसरी बी और तीसरी सी। तो ये हो जाएगा 70/100 ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस ये हो जाएगा मेरे दोस्त 45/100 बी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस ये हो जाएगा 30%, यानी कि 30/100 सी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बराबर किसके है? बराबर है 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है। और प्लस इसमें ऐड कर दो कितना? 1020 ऐड कर दो, तो ये प्लस में कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा आपका 1920। ठीक है, 1920 आएगा। बात आगे समझ में। दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है। दूसरी संख्या जो है यानी कि बी जो है वो पहली संख्या की 2 है, यानी कि बी जो है 2a के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन में दी हुई है। दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का जो अंतर है वो 30 का वर्ग है, यानी मेरे दोस्त a माइनस दूसरी संख्या ना, दूसरी बड़ी है ना, तो b माइनस ए होगा, माफी चाहूंगा, b माइनस ए होगा। ये हो जाएगा आपके पास b माइनस ए बराबर जो है वो 90 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 900 हो जाएगा। आपको एक बात समझ में आ गई, 900 हो जाएगा। तीसरी संख्या 5/7 के भाग के, आप एक चीज समझो, यहाँ पे अगर b की वैल्यू अगर कितनी है, देखो b की वैल्यू b माइनस 90 है, तो आप मुझे बताओ तो इसमें आप मुझे बताओ b कितना 2a है, तो यहाँ से मैं 2a और माइनस के 2a माइनस के a बराबर कितना लिख सकता हूँ? 900 लिख सकता हूँ। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू 900 हो जाएगी। और अगर a की वैल्यू 900 होगी मेरे दोस्त, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे b की वैल्यू 1800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1800। इतनी बात आपको क्लियर होगी, 1800 हो जाएगी। अब क्या क्या दिया हुआ है देखो, इसमें दिया गया है 1800, सी की वैल्यू निकाल दो। देखो a की वैल्यू कितनी है? 900 है, तो यहाँ पे अगर मैं 900 रखूंगा, यहाँ पे अगर मैं इसको काट के 900 रख देता हूँ,
तो कितना 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 9 63 360 630 आएगा प्लस। अब इस b को काट के मैं कितने लिख देता हूँ, 1800 लिख देता हूँ। तो इस 18 की मल्टीप्लाई जब इसमें करूँगा 18 पंजे 90 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ना, तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। 18 चौक कितने होते हैं, 18 चौक 72, 72 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, 72 और 9 होते हैं 81, यानी कि इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो भाई। बहुत मजे से करा रहा हूँ मैं आपको सॉल्यूशन। और प्लस हो जाएगा मेरे पास कितना, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, ये लिख सकता हूँ मैं 3c/10, ठीक है। और बराबर कितना है मेरे दोस्त, बराबर है 1920, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या पाओगे आप पाओगे मेरे दोस्त, इसको ऐड करोगे कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 0 4 और 8 4 8 6 कितना होता है 14, और प्लस के हो जाएगा 3c/10 बराबर हो जाएगा 1920। इसमें से आप माइनस कर दो, और जब इसमें से आप माइनस करोगे 1920 में से अगर आप माइनस करोगे कितना, 1920 में से अगर आप माइनस करोगे मेरे दोस्त 1400 कितना 40, तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 480 आएगा। 480 बराबर कितना है 3c/10, 3 से इसको काट दो कितने बार, 16 बार, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 10 से, तो कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600 आ गई। बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब पूछा क्या गया है ये देख लो, बस पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि तीसरी संख्या के 5/7 के भाग के 63% के 40% का मान पूछा गया है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई ये तो। तीसरी संख्या क्या है 1600, 1600 के 5/7, 5/7 के 63%, 63/100 हो जाएगा कि 40%, 40 बटे कितना हो जाएगा 40/100 हो जाएगा। इसका मान पूछा गया क्या होगा। आप इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट दो, आप इस जीरो से ये वाला 1 जीरो काट दो, ठीक है। आप इस 5 से ये काट दो 2 बार, और इस 2 से ये काट दो आप 8 बार, और दोस्तों 8 से ये काट दो आप कितना 9 बार, तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, और 72 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी कि 288 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 288 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक से ही था। बेसिक से अगर आप जाओगे तो आप इसका आंसर आराम से कर लोगे, आराम से आप इसको 1 मिनट के अंदर अंदर कर लोगे, क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए टाइम लगता है। क्रम से 300 मीटर और 400 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेन ए और बी एक समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ध्यान रखना, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। एक ट्रेन ये 300 मीटर वाली है, ये ट्रेन 800 ही है, 300 है, माफी चाहूंगा 300 है, और एक ये ट्रेन 400 है, 400 मीटर वाली है, और एक दूसरे को 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देती हैं। यदि ट्रेन एक की जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर पर सेकंड, तो बी का मान बताना। आप मुझे बताओ, जब एक दूसरे को पार करेंगे तो टोटल डिस्टेंस पार करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, आप बोलोगे 700 मीटर, और ये 700 मीटर की दूरी वो कितने मीटर प्रति सेकंड से 10 सेकंड में पार कर देते हैं। और कितने, मुझे बताओ, रिलेटिव स्पीड आएगी ना, ये तो रिलेटिव स्पीड आएगी, जब आप इसको ऐड करोगे रिलेटिव स्पीड आएगी, आप दोनों की रिलेटिव स्पीड आएगी, यानी कि 50 कर देंगे इसको, 50 प्लस के x मान लेंगे b की स्पीड। भाई एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी ना। अब अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड में अंतर आ जाएगा, तो कितना आएगा 70, और 70 बराबर कितना हो जाएगा 50 प्लस के x, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 20। आ गई आपको बात समझ में। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी दूसरी ट्रेन की, क्या दूसरी ट्रेन की आपकी स्पीड आ जाएगी। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहना चाह रहा है, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत 52 है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 है और अगले 24 छात्रों का औसत वजन कितना है 54 है, तो अंतिम छात्र बताना। 50 छात्रों का 52 वजन है, यानी कि 0 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, और 5 पंजा 25 और 1 26 हो जाएगा। इतना आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा टोटल, ठीक है। अब इसमें टोटल देखो आप, 25 छात्रों का वजन 50 है, तो 25 पंजे 125, यानी कि 1250 आ जाएगा, और प्लस के 24 छात्रों का वजन कितना है, आप बोलोगे 24 छात्रों का वजन कितना है 54 है, तो 24 की जब 54 से मल्टीप्लाई करेंगे 1296 आएगा, और प्लस एक हमारे पास अंतिम छात्र है x। बस आप इन दोनों को जोड़ लो। 1250 में से 1250 को जब आप जोड़ोगे, 1250 को आप जब जोड़ोगे किस में, 1250 को आप जोड़ोगे 1225 में, तो आपके पास आएगा
आपके पास आएगा 2546 और प्लस हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपके पास 2400। तो आंसर क्या आएगा, आप आंसर बता सकते हो, आप आंसर बताते हो x की वैल्यू 54, यानी कि अंतिम जो बच्चा होगा वो 54 साल का होगा। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है। देखो समझो बात को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39। 23 दिसंबर 2022 को बुधवार और 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। देखो आप मुझे बोलो 23 दिसंबर की बात है, 23 दिसंबर की बात है और 2020 की बात है, कौन सा दिन है, आप बोलोगे बुधवार है, बुधवार। ठीक है, आप इससे आगे चलो, 23 में अगर आप 7 जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे तो 30 दिसंबर आ जाएगा। अब 30 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, आप बोलोगे तो 30 दिसंबर को हो जाएगा बुधवार। ठीक है, बुधवार हो जाएगा। अब एक दिन और इसमें जोड़ दो आप, जब एक दिन और जोड़ोगे तो आपके 2 दिन और जोड़ दो, 2 तो 1 जनवरी निकल जाएगा। 1 जनवरी, 1 जनवरी के दिन कौन सा दिन होगा आपके पास, बुधवार और 2 कितना, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार, शुक्रवार। अब मुझे बताओ आप इसमें कितने दिन जोड़ोगे, आप इसमें जोड़ोगे कितने, 2 दिन हमने ऐड करे ना, तो बुध के बाद क्या आएगा, बुध, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शुक्रवार, बृहस्पति के बाद शुक्रवार आता है ना, हाँ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, शुक्रवार आएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अब 23 जनवरी की बात चल रही है, 23 जनवरी की, तो इसमें 22 दिन और जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 22 दिन इसमें और जोड़ने पड़ेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 22 दिन जोड़ूंगा मैं तो 21 दिन तो हमारे पास जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा, अगर 21 दिन जोड़ूंगा तो वही दिन आएगा, यानी कि 21 दिन के बाद, यानी कि 22 तारीख को जो आएगा, 22 तारीख को इसमें 21 दिन जोड़ दो आप, अगर 21 दिन जोड़ोगे तो 22 तारीख आ जाएगी, यानी कि 22 तारीख के दिन भी बुध, शुक्रवार होगा। अब उसमें 23 तारीख के दिन कितना हो जाएगा, 23 तारीख के दिन शनिवार हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, सिंपल की बात है, ये आंसर आपका आ जाएगा। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का। इस प्रोबेबिलिटी के प्रश्न को आप सोल्व करने की कोशिश करें और आपका आंसर जो आएगा वही सही उत्तर होगा, हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि आप सही करोगे। ठीक है, देखो एक बक्से में 2 माजा है, ओहो, एक फैंटा है, अरे वाह, 40 एपी है, ये तो बढ़िया बात है, और 3 पेप्सी है, ये बढ़िया बात नहीं है भाई। यदि उसमें से 2 को एक अलग अलग करके बेतरतीब ढंग से निकाला जाता है तो उसके स्थान पर दूसरी नहीं रखी जाती, तो इसमें एपी, एपी जो फीस है उसकी प्रायिकता बतानी कितनी। देखो एपी पसंद कर रहा है ये भी, भाई मुझे बताइए एपी कितनी है, एपी है 4, और पहली बार अगर निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता होगी टोटल कितनी है, 10, तो 4/10 हो जाएगी। अगर दूसरी बार निकालते हैं और पहली वाली वस्तु नहीं रखते तो कितनी हो जाएगी, एपी बचेंगी दोस्तों, कितनी एपी बचेंगी, 3, और टोटल संख्या कितनी बचेंगी, टोटल संख्या बचेंगी 9। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 बार, तो आ जाएगा आपके पास 2/15। आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, आपके पास आंसर आ जाएगा 2/15, यानी कि 2/15 उसकी प्रायिकता होगी। और ये आपकी क्लास का आज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करूंगा आपको मजा आया होगा क्लास को करने में, आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के तरीके ढूंढे होंगे, आपको पता चला होगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा क्लास आपको समझ में आई होगी। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।